शेड्यूल 2 शुरू कर रहे हैं। इट कवर दोज प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। इट कवर दोज प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट it covers those professional or other misconduct which are actionable by disciplinary committee, which are actionable by disciplinary committee constituted by the council. तो देखिए इसमें हम डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। इसके भी पार्ट आपको ध्यान होगा, शेड्यूल 2 के भी 3 पार्ट है। पहले पार्ट में इसमें भी क्लोज 10 आएंगे, उसमें जैसे कितने आए थे पहले पार्ट में 11, इसमें आएंगे 10। तो स्टार्ट करो नीचे पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल लिखिए। पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, नीचे फिर इसके लाइन लिखिए, हेडिंग ये चल रहा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट in relation to the professional misconduct in relation to the professional misconduct in relation to the member in practice, in relation to the member in practice, in relation to the member in practice। ये किन पे लागू होगा? पार्ट 1 जो मेंबर प्रैक्टिस में। बाकी इस शेड्यूल 2 का मतलब क्या हो गया? मैटर सीधे डिसिप्लिनरी कमेटी में जा रहे हैं इसके। अब इसमें पार्ट 2 आपको पार्ट 1 चालू कर दिया शेड्यूल 10 का, शेड्यूल 2 का। इसमें अलग अलग 10 क्लॉज आएंगे। पहले आप क्लॉज 1 डालिए। क्लॉज 1 लिखो, APCS shall be deemed to be guilty। APCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct APCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he disclose information acquired acquired in the course of his professional engagement, if he disclose information acquired in the course of his professional engagement, to any person other than the client so engaging him without the consent of such client
or otherwise then as required by any law. Otherwise then as required by any law for the time being in force. Otherwise then as required by any law for the time being in force. For the time being in force. देखो आपके क्लोज बढ़ते जा रहे हैं, मुझे पता है ये बहुत ही लोड वाला काम है, लेकिन इनको कई बार याद करने के बाद में याद होने लग जाएंगे। देखो पहला क्लोज आ रहा है पार्ट, आपको पता है 1, और शेड्यूल कौन से चालू हो चुकी है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 पार्ट 1 जो हमें ये कहता है कि अगर आप अपने क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसके काम के दौरान मिलती है वो उसको बताए बगैर, उसको पूछे बगैर अगर किसी दूसरे को आप दे देते हो, एक क्लाइंट की सूचना दूसरे को देना, वो कानूनन गलत है, मॉरल एथिकली भी गलत है, दोनों तरीके से। जैसे मान लो आप मेरे क्लाइंट हो, आपकी कंपनी का काम मैं देखता हूं, मैं प्रैक्टिसिंग सीएस, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट, आपकी कंपनी की डिटेल मेरे पास आ गई, आपका कोई कॉम्पिटिटर का भी काम मेरे पास है, तो कॉम्पिटिटर वो क्या करेगा, मेरे पास आएगा, बोलेगा कि सर आपके पास प्लानिंग, वैसे क्या बातों में लेने की कोशिश करेगा कि सर आप ऐसे काम करते हो, आप बहुत बड़े, और मेरी थोड़ी बड़ाई करेगा पहले, फिर कहेगा कि सर आपके पास वो कंपनी भी तो काम करवाती है ना, काम करवाती है, उसका काम भी आता है मेरे पास, वो कहेगा एक बार उसकी सेक्रेटरी ऑडिट वाली रिपोर्ट दिखाओ ना, क्या उसकी फाइल है क्या आपके पास, प्लानिंग फाइल है क्या उसके पास, क्लाइंट कौन कौन से वो रजिस्टर है क्या आपके पास, उसने कंप्लायंस कौन सी करी है कौन सी नहीं करी वो है क्या। अब क्या मैं ऐसे उसकी हवाबाजी से ऊपर अगर हवा में उड़ जाता हूं तब तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाले क्लाइंट की फाइल किसको दे दूंगा, वाई वाले को, मैं कहूंगा देख मेरे पास ये काम आया हुआ है, तो वो एक तरह से उस पार्टी के साथ, उस मेरे क्लाइंट के साथ धोखा है जिसकी फाइल मैंने बिना पूछे उसको दिखा दी दूसरे को। पार्टी का काम मैंने किया जिस पार्टी का, वो उसी को दिखाऊंगा। ये खाली इसमें ही बात लागू नहीं होती, हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में लागू होती है। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रिंटिंग प्रेस में काम करवा रहा हूँ और प्रिंटिंग प्रेस में मेरा काम करवाता हूँ, उसी प्रिंटिंग प्रेस में कोई दूसरा कोचिंग वाला वाई वाला भी काम करवाता है अपना। अब वाई वाला पूछे अगर कल को उस प्रिंटिंग प्रेस वाले को कि सर ने क्या एड तैयार करवाया, सर का ब्रोशर कैसा है, सर का पैम्पलेट कैसा है, सर की बुकलेट कैसी है, हमें दे दो, और वो मेरी कॉपी कर लेगा, फिर तो वो दूसरे वाला, तो वो डिजाइन क्रिएट की मैंने और दूसरा कॉपी कर रहा है, कल को लोग कहेंगे कि सर की कॉपी, कोई तो कहेगा सर की कॉपी उसने की, वो दूसरों को क्या बोल देगा कि नहीं सर ने मेरी कॉपी की है, मैंने जो एड तैयार किया। तो यहाँ पे गलती किसकी है, जबकि गलती मेरी और उस क्लाइंट से ज्यादा बड़ी गलती किसकी है, उस प्रिंटिंग प्रेस वाली। ये होता ही है, अखबार के दफ्तरों में भी ऐसा होता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी ऐसा होता है, एक फोटोकॉपी की छोटी सी दुकान की बात करें तो वहां पे भी ऐसा होता है कि एक ही फोटोकॉपी सेंटर मान लो सिक्कर के हम जहाँ पे काम करवाते हैं, वहां 3-4 कॉमर्स के हम जो कोचिंग वाले सब जनों का काम वही करता है। अब सोचो मैंने कोई चीज के नोट्स भेजे, दूसरी कोचिंग वाले के भी नोट्स वहां है, अब दूसरी कोचिंग वाला मेरी फाइल हो सकता है मांग सकता हूँ, वो कह रहा हूँ कि सर सीएस कौन सी चीज में से पढ़ाते हैं उनके नोट्स मेरे को भी दिखा दे, या मैं कोई दूसरा कोचिंग वाला सीए पढ़ाता है, मैं कहूँ कि मैं भी यार सीए पढ़ाना चाहता हूँ, उसके नोट्स मेरे को देना। अब वहां मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, उस प्रिंटिंग वाले की, फोटोकॉपी वाले की आ गई ना, कि वो नोट्स का आपस में क्या करे ना करे, एक्सचेंज ना करे। वहां फॉर्म भी भरे जाते हैं, मैं कहूंगा यार सीए के कौन कौन से फॉर्म भरे ला, मुझे उन स्टूडेंट्स के नंबर दे दे। तो ये सब कानूनन सही है क्या, मॉरली भी गलत है, और यहाँ सीएस के काम में तो कानूनन भी इसको क्या माना गया, गलत। कि आप एक क्लाइंट की फाइल आप किसी दूसरे क्लाइंट को नहीं देनी। देखो इसको पढ़ो, एपीसीएस shall be deemed to be guilty of professional misconduct, कि एपीसीएस जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा इफ इट डिस्क्लोज, अगर वो क्या करता है, डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन को अक्वायर्ड, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, जो मुझे गोपनीय सूचनाएं मिली है इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोफेशनल एंगेजमेंट, मेरे को जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट के नाते मेरे पेशेवर काम के जरिए से मुझे जो सूचनाएं मिली है, अगर मैं वो डिस्क्लोज कर देता हूं टू एनी पर्सन, किसको डिस्क्लोज कर देता हूं, एनी, कोई भी दूसरे व्यक्ति को, अदर देन द क्लाइंट सो एंगेजिंग, जिस क्लाइंट ने मुझे एंगेज किया उसके बजाय मैं किसी और को बता देता हूं, क्लाइंट को दे रहा हूं वो ठीक है, किसी और को दे देता हूं उस क्लाइंट की जगह, या कोई दूसरे क्लाइंट को मैं वो गोपनीय सूचनाएं लीक कर देता हूं, वो गलत है, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच क्लाइंट। ये डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए, अगर मैं वो सूचनाएं डिस्क्लोज कर देता हूं जो मुझे प्रोफेशनल एंगेजमेंट में मिली है, मुझे उस काम के नाते जो मुझे मिली है, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को मिली है, अदर देन द क्लाइंट सो एंगेजिंग हिम,
जिस क्लाइंट ने मुझे एंगेज किया है उसकी बजाय मैं किसी और को डिस्क्लोज कर देता हूं विदाउट द कंसेंट ऑफ सच क्लाइंट, बिना पहले वाले क्लाइंट को पूछ करके करना सही, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो फोटोकॉपी वाला मेरे को फोन करता है कि सर वो दूसरी कोचिंग वाले आए, आपके फलाने कंपटीशन वाले बैच की नोट्स की कॉपी मांग रहे हैं, दे दूं क्या नहीं? अब फिर मैं इजाजत अगर उसको दे देता हूं कि ठीक है दे दो, यानी क्लाइंट को पूछ लिया उसने, अब दूसरा को देता है वो ठीक है, लेकिन बिना पूछे दे दे तो वो तो गलती है ना। मैं तो उसको दोषी ठहराऊंगा कि मेरे को पूछे बगैर कैसे दिया तुमने दूसरी पार्टी। तो कोई बात यहाँ पे बिना क्लाइंट को पूछे अगर दूसरे को डिस्क्लोज कर देते हैं तो ये गलत है। अदरवाइज देन, सिवाय कौन सी दशा को छोड़ के, एज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, कोई कानून के तहत अगर देनी जरूरी हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कानून प्रचलित कानून है उसके तहत देनी हो उस दशा को छोड़। कई बार ये जरूर हो जाता है कि कानूनन ऐसा करना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लो इनकम टैक्स वालों ने मेरे से मांग ली, सिक्योरिटी लॉ की कोई डिपार्टमेंट ने मेरे से मांग ली कि सर क्लाइंट आपके काम करवाता, आप उसकी फाइल मेरे को भेजो। तो इनकम टैक्स वालों ने मांगी होगी तो कोई कानून के तहत ही मांगी होगी, इनकम टैक्स, जीएसटी और कोई अधिकारी ने, तो वहां तो फिर मेरे को भेजती होगी। रजिस्ट्रार ने मांग ली, एनसीएलटी ने मांग ली, तो वहां कानून के तहत उन्होंने मांगी, उनको तो देनी पड़ेगी, चाहे क्लाइंट खा करे चाहे ना करे। तो इस बात से क्या समझे आप क्लॉज 1 से? क्लॉज 1 हम पढ़ रहे हैं, सेकंड शेड्यूल चल रही है, पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। ये लंबी चौड़ी कहानी है, पीछे वाला आपको अगर लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है या क्लास बराबर लीजिए तो ये आगे का समझ आएगा, वरना बैठे रहो। तो देखो पीसीएस को गिल्टी तब माना जाता है जब इसमें कहा गया कि अगर वो डिस्क्लोज कर देता है कोई इंफॉर्मेशन जो उसको मिली थी एक क्लाइंट से, वो उसकी बिना परमिशन, बिना कंसेंट की किसी और को बता देता है, तो ये गलत है। या कानून के अनुसार डिस्क्लोज करना जरूरी हो तो बात सही है, वरना किसी को बताना गलत है। तो डिस्क्लोज कंसेंट लेकर के कर सकते हैं, क्लाइंट को पूछ करके किसी को बता सकते हैं, या फिर अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। इसका मतलब कोई कानूनन किसी को डिस्क्लोज करना हो तो भी बता सकते हैं, और कोई तरीके से नहीं बता सकते। क्लॉज 2, if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he certify or submit his name, if he certify or submit in his name कर लेना, submit in his name, submit in his name a report of an examination, report of an examination of the matters, examination of the matters relating to company secretarial practice, and related statement without the examination of such statement, by him or by a partner, or any employee in his firm, or by another PCS, ये देखो क्लॉज 2 ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि अगर कोई सीएस कोई डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर देता है
कोई भी कागज को जमा करा देता है या सर्टिफाई कर देता है अपने नाम से, मतलब मैं मेरी मोहर लगा करके, मेरी सील लगा करके मैं किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर देता हूँ, सर्टिफाइड बाई, और फिर नीचे मोहर लगा के मेरे साइन कर दो। या कोई फॉर्म भर देता हूँ, कोई कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट, कोई फॉर्म, कोई रिटर्न भर देता हूँ जिसमें मेरी मोहर लगी है, मेरे साइन लगे हुए, और उसको मैंने अगर ऐसा किया है विदाउट एग्जामिनिंग, बिना जांच पड़ताल की, बिना जांचे, ना तो मैंने जांची, ना मेरे कोई पार्टनर ने जांची, ना मेरे कोई एम्प्लॉय ने जांची, ना किसी और पीसीएस ने जांची, मतलब मैंने ऐसे ही साइन कर दिए, इसका मतलब मैंने लापरवाही की है, मेरी प्रैक्टिस, मेरा काम को ध्यान नहीं दिया मैंने। कहीं साइन होते हैं तो साइन ऐसे थोड़ी कि आपको बोले वहां साइन कर दोगे, आपकी ड्यूटी क्या बनती है अगर आप पीसीएस हो तो साइन करने का मतलब उस सब चीजों के लिए आप जिम्मेवार हो, आप सारे कागज जो उन सबके लिए क्या हो, जिम्मेवार हो। अगर उनमें कुछ गलती है तो सीएस को दोषी मानेंगे ना, क्योंकि उसके साइन है उन पे। तो अगर ऐसा कर दिया आपने कि जिन पे बिना चेक करे ही आपने साइन कर रखे हैं, बिना चेक करे आपने कोई फॉर्म सर्टिफाई कर दिया, कई बार होता है ऐसा, हम कहते हैं कि साहब मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो साइन कर दिया, मैं तो भूल गया जांचना, अरे मेरी गलती है, इसका मतलब मैंने अच्छे से जांच पड़ताल किए बगैर कोई चीज पे साइन कर दिए, तो उसके लिए कौन दोषी माना जाएगा, वो पीसीएस क्लोज 2 ये कहता है, पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ इज सर्टिफाइड। अगर मैं क्या कर दूं, सर्टिफाई कर देता हूं कोई कंपनी के कागज को, सोचो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कितनी बड़ी बड़ी फाइलें हो, कितने बड़े बड़े कंपनियों के काम हो, जैसे आईपीओ निकलता है कंपनियों का, हजारों करोड़ में निकलता है, शेयर अलॉट होते हैं, बोनस शेयर का काम होता है, कई बार जैसे अमलकमेशन मर्जर का काम होता है, वैल्यूएशन का काम होता है, कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल करने का होता है, करोड़ों अरबों रुपए का काम है, लेकिन उस पर साइन किसके होते हैं, अल्टीमेटली सीएस के साइन होते हैं। अब सीएस के साइन है, अब वहां गलती अगर कर दी तो इसका मतलब आपने बिना सोचे समझे किया है, फिर तो जिम्मेदारी के आपके साइन की जरूरत ही क्या है, पैसा किसी इन्वेस्टर का लगाया, कंपनी काम में ले रही है, आप बीच में क्यों आए हो, इसीलिए तो क्योंकि सरकार को आप पे ट्रस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम जिम्मेवार हैं। कल परसों आप लोगों ने एक भाषण सुना हो ना अमित शाह का, अपने देश के एचएम है, फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे एचएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो, बात कुल मिला के अपनी जो लोगों में पेट है, अपनी इमेज है, वो किस चीज को लेकर के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। एक बार वर्ड आप समझेंगे ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या मतलब होता है इसका, कि हम कोई कंपनी का शासन करने के लिए हम जिम्मेवार हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे गवर्नमेंट, सब तो सुना ये सब लोगों ने, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नेंस ही तो करती है देश का, वो पूरे देश का गवर्नेंस करती है, पूरे कंट्री को चलाना होता है उसके काम में तो, और हम किसको चलाते हैं, हम अपनी कंपनी का गवर्नेंस करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे तो ही कंपनियां सही चलेगी, तभी घोटाले कम होंगे, तभी कंपनियां सही तरीके से, इन्वेस्टर का विश्वास होगा, तभी देश आगे प्रगति करेगा, जीडीपी आगे बढ़ेगी। तो वो बात सीधी सी हम पे है। आपको बता दूं, सीएस का पर्याय या सीएस का नाम पहले आज से 5 साल पहले बदलने की भी कोशिश हुई थी, और उस टाइम सीएस का नाम, दूसरा जो सुझाव आया था वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल नाम आया था इसका सुझाव, सीजीपी, कि सीएस की जगह इसको डिग्री को, जैसे कई बार होता है ना कोई चीज का नाम बदलने के लिए उनके लिए आते ही रहते हैं सिर्फ प्रस्ताव, सीएमए का भी जैसे नाम चेंज हुआ ही, तो वो क्या नाम का सुझाव आया था, दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल, कि हम एक तरह से, इसका मतलब हम किसके लिए जिम्मेवार या किसके लिए काम करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कि एक कंपनी के अंदर सुशासन है, और उसके लिए हमारे साइन महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो साइन अगर हमने सोचे समझे कर दिए तो इसका जिम्मेवारी भी अपनी। तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाई और सबमिट इन हिज नेम। अगर मैं अपने नाम से कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर देता हूं या कोई रिपोर्ट सबमिट कर देता हूं, ए रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, क्या सबमिट करी है, क्या साइन किया मैंने, कोई रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर, कि भी कोई मैटर मैंने क्या कर लिया, जांच लिया, किससे जुड़ा हुआ, रिलेटिंग टू द सीएस प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ कि भाई ये मैंने काम कर लिया, एंड रिलेटेड स्टेटमेंट या कोई रिलेटेड स्टेटमेंट को विदाउट द एग्जामिनेशन, और मैंने अगर क्या करे बगैर जांच दिया, क्या करे बगैर साइन कर दिया, विदाउट द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट, मैंने उन स्टेटमेंट को चेक ही नहीं किया, हैज बीन मेड बाय हिम, बिना स्टेटमेंट को चेक किए, ना तो मैंने चेक किया, ना ही मेरे कोई पार्टनर ने चेक किया, ना ही मेरे कोई एम्प्लॉय ने चेक किया, ना ही किसी पीसीएस ने चेक किया, तो चेक करे बगैर अगर कोई चीज पे साइन कर देते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार भी हम होंगे। ये लाइफ में होता ही है, देखो सीएस बन जाओगे या सीए बन जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो कई बार क्या होता है, गलत रिपोर्ट पे भी साइन हो जाते हैं, जानबूझ के तो कोई नहीं करना चाहता सीएस, लेकिन भूल हो जाती है कई बार कि हमने कोई चीज देखी नहीं, बाद में पता चलता है कि ये चीज गलत रह गई थी, तो ऐसी दशा में लेने के देने पड़ जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है, लेने के देने में आपको जवाब देना भारी हो जाता है कि आपसे गलती हुई तो क्यों हुई, ये बहुत बड़ी गलतियां मानी जाती है। तो पीसीएस सीए हो चाहे सीएस हो, ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट बनाना जिसपे अगर हमने साइन किए उसके ऊपर, और वो रिपोर्ट अगर उसके अंदर कुछ गलत लिखा हुआ है और हमने सर्टिफाई कर दिया उसको जांचे बगैर, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे, हम। क्लॉज 3, क्लॉज 3
A PCS shall be deemed to be guilty. A PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct. A PCS shall be deemed to be guilty A PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he express his opinion, रुको ये क्लोज फॉर्म में चले गया, if he permit करो, if he permit his name or the name of his firm, if he permit his name or the name of his firm to be used in connection with any report, or statement, contingent upon future transaction, a future transaction in a manner which may lead to the belief, सर yes, सर कॉन्टिजेंट के बाद में क्या है? contingent upon future transaction in a manner which may lead to the belief that he vouch in a manner which may lead to the belief that he vouch, vouches, that he vouches for the accuracy, of the forecast. He vouches for the accuracy of the forecast. ये क्या आ गया देखो, क्लोज 3, थोड़े से क्लोज 10 तक ये बारी पढ़ेंगे, फिर शेड्यूल का पार्ट 2 पार्ट 3 तो दो क्लोज का है, ये आपको पता होगा, खाली फर्स्ट पार्ट ही भारी पड़ता है। इसमें क्लोज 3 कह रहा है कि अगर आप सीएस के तौर पे हो और आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दोषी माने जाओगे, पीसीएस के लिए आ रहे हैं सारे नियम, पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट हिज नेम, अगर आप अपना नाम लिखने की इजाजत दे रहे हो, खुद का या खुद का फर्म का नाम, टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद रिपोर्ट, आप कोई रिपोर्ट में नाम लिखने की इजाजत दे रहे हो या नाम लिखा जा रहा है आपका, और स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट में आपका नाम लिखा जा रहा है, कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो क्या है फ्यूचर ट्रांजेक्शन को लेकर के है, कोई रिपोर्ट भविष्य के कोई लेन देन को लेकर के है, ही परमिट हिज नेम, आप अपना नाम या अपनी फर्म का नाम यूज करने की इजाजत दे रहे हो कोई रिपोर्ट या स्टेटमेंट में, कॉन्टिजेंट जो संदिग्ध है, जो डिपेंड करती है रिपोर्ट किसके ऊपर, फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे कोई तरीके से, विच में लीड टू द बिलीफ, और जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाए दैट ही वाउच, कि आप जिम्मेवारी ले रहे हो, आप एक तरह से गारंटी ले रहे हो, वाउच कर रहे हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो किसकी, और द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट की एक्यूरेसी को लेकर, मीन आप कोई भविष्यवाणी एक तरह से फोरकास्ट की भी है कोई रिपोर्ट में, जैसे कोई रिपोर्ट में अंदाजा लगाया हुआ है कि अगले 12 महीने में ऐसा कर लेगी कंपनी के शेयर के भाव ये हो जाएंगे, अगले 6 महीने में ये होने वाला है, वो होने वाला है, और उस रिपोर्ट में आपके हवाले से वो रिपोर्ट बनाई गई, मतलब उसमें आपका नाम यूज किया गया हो, सीएस का आपके साइन हो या आपका नाम यूज करने की आपने इजाजत देती हो, तो ये गलत है। फिर कोई सीएस का नाम लिख करके अगर बोलता है कि ये फलाने सीएस की या फलानी फर्म की रिपोर्ट के हिसाब से हमारी कंपनी के शेयर के भाव अगले 2 महीने में 50% बढ़ जाए, अब मेरा नाम उसने ले लिया, ये वैसे भविष्यवाणी तो हो गई एक तरह से, भविष्य पे हो सकता है उतने भाव बढ़े, हो सकता है उतने भाव नहीं बढ़े, तो वहां पे लोग मेरे पे ज्यादा फेथ करेंगे ना एक आम आदमी के बजाय, लोग कहेंगे कि ये सीएस बोल रहा है जरूर इस कंपनी में कुछ ऐसा होगा,
तो वहां आपने अपनी जिम्मेवारी पे अगर किसी दूसरे को भविष्य को लेकर के कोई परिणामों को लेकर के आपने गारंटी दे दी, वो गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि सीएस का काम एथिकल चलता है, लोगों को भड़काना नहीं, लोगों को गलत तरीके से उकसाना नहीं, लोगों को कोई चीज के लिए एक तरह से ये इसी तरीके से हो गया कि लोगों का विश्वासघात करना हो गया, विश्वास भंग करना हो गया, कि मैं कोई चीज ऐसे बोल रहा हूँ दावे से कि लोगों को लगे कि सच है और ऐसा बोला जा रहा है, तो इस स्थिति में लोग क्या हो जाएंगे, पागल बन जाएंगे। मैं जैसे कहूँ बच्चों को कि पेपर बहुत ईजी आएगा, ये क्वेश्चन याद करके चले जाओ, ये याद है। अब लोग आपस में एक दूसरे की बात पे तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप क्या सोचोगे कि सर पढ़ा रहे, इतने सालों का सर को एक्सपीरियंस है, सर ने बोला है जरूर यही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग उन्हीं को याद करके जाओ, कल को पेपर दूसरा भी आ सकता है, फिर आप लोगों का वो विश्वासघाती हो गया ना। और वहां पे मेरा नाम यूज अगर किसी ने करके ऐसा दिया है तो वो गलत है ना, मैं अपनी रिपोर्ट किसी की भी रिपोर्ट में ऐसा नाम यूज करने की इजाजत नहीं दूंगा, और दिया है तो ये मिसकंडक्ट मानिए। तो इफ यू परमिट हिज नेम, अगर आप उसने किसी ने भी क्या किया है, ये मिसकंडक्ट का बनता है। इफ यू परमिट हिज नेम, अगर वो कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने की इजाजत देता है, परमिशन देता है, नेम ऑफ हिज फर्म या फर्म का नाम लिखने की इजाजत देता है, टू बी यूज्ड, कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज कर सके किसी रिपोर्ट में या किसमें, कोई स्टेटमेंट में, कॉन्टिजेंट अपॉन, और वो रिपोर्ट या स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन को लेकर के जुड़ा हुआ है, विच में लीड टू द बिलीफ, जिससे लोगों को ये लगता हो दैट ही वाउच, कि वो सीएस जो है वाउच कर रहा है, जिम्मेवारी ले रहा है किसके लेके, एक्यूरेसी को लेकर के ऑफ द फोरकास्ट, उस भविष्यवाणी की, फोरकास्ट की, पूर्वानुमान की, भविष्य को लेकर के जो भाग होंगे उसको लेकर के मैं क्या कर रहा हूं, अगर एक तरह से जिम्मेवारी ले रहा हूं, तो ये गलत है। क्लॉज 4, एपीसीएस, क्लॉज 4 स्टार्ट करिए। एपीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, एपीसीएस shall be deemed to be guilty, APCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, APCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he express his opinion, if he express his opinion if he express his opinion on any report, or statement, if he express his opinion on any report or statement given to any business enterprises, given to any business enterprises in which he or his firm or a partner of his firm in which he or his firm or a partner of his firm has substantial interest, देखो चौथा क्लोज क्या है कि एक पीसीएस जो है शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, ये गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कब, इफ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, अगर कोई सीएस अपनी राय दे रहा है ऑन एनी रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट में या कोई स्टेटमेंट में, गिवन टू एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज, और वो रिपोर्ट में किसी ऐसी कंपनी के लिए तैयार कर रहा हूं, ऐसे कोई व्यवसाय के लिए तैयार किया मैंने जिसमें मैं खुद या मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म जिसमें मैं सीएस हूं, या कोई पार्टनर मेरी फर्म का हैज सबस्टेंशियल इंटरेस्ट, उसका उसमें सार्वजनिक हित हो, मतलब मेरे पास उस कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर है, सार्वजनिक 20% से ज्यादा बोला जाता है, या मेरी फर्म के पास है या मेरी फर्म के किसी पार्टनर के पास उस कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर है, और उसी कंपनी की कोई रिपोर्ट पे मैं अपना स्टेटमेंट जाहिर कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं तो उस कंपनी में डबल एक तरह से इंटरेस्ट रख रहा हूं, एक तो मैं उस कंपनी का सीएस के तौर पे रिपोर्ट दे रहा हूं, दूसरा उस कंपनी का मैं क्या हूं, सबस्टेंशियल इंटरेस्ट भी रखता हूं, तो वो जरूरी नहीं फिर मैं बायसनेस नहीं करूंगा, मतलब मेरा कहना है उसमें फेवराइज जाएगा, वो रिपोर्ट पे फर्क पड़ेगा ही। तो वो उसी तरीके से हो गया जैसे मैं किसी रिलेटिव की कॉपी चेक करूं, तो उसकी कॉपी चेक करूंगा तो मार्क्स जानबूझ के हो सकता है कम ज्यादा दे दूं,
provided that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he express his opinion, अगर वो अपनी राय देता है on any report, कोई भी रिपोर्ट पे या स्टेटमेंट पे given to any business enterprises, जो कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस को दिया जाता है, in which he or his firm or a partner in his firm has a substantial interest, जिसमें उसका या उसकी फर्म का या उसकी किसी पार्टनर का सार्वधान हित हो। क्लॉज 5 लिखिए। A PCS shall be deemed to be guilty. A PCS shall be deemed to be guilty. A PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fail to disclose a material fact known to him in his report, if he failed to disclose a material fact known to him in his report or a statement, but the disclosure of which is necessary, in making such report, disclosure of which is necessary in making such report or statement, पांचवा क्लोज क्या कर रहा है, एक पीसीएस जो है वो ये कर रहा है डीम्ड टू बी गिल्टी, इसको दोषी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही फेल, अगर वो फेल हो जाता है टू डिस्क्लोज ए मटेरियल फैक्ट, कोई महत्वपूर्ण तथ्य को बताने में अगर वो फेल हो जाता है, नॉन टू हिम, कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम रिपोर्ट में नहीं लिखते, नॉन टू हिम जो हमें पता था फिर भी नहीं लिखा, कोई बात लिखना भूल गए अपनी रिपोर्ट में, बट द डिस्क्लोजर ऑफ विच इज नेसेसरी, जबकि उसको लिखना क्या था, डिस्क्लोजर करना नेसेसरी था, जरूरी था, इन मेकिंग सच रिपोर्ट और स्टेटमेंट, अगर कोई रिपोर्ट इस कला हमने आती अधूरी बना दी, उस रिपोर्ट में कोई चीज हमें पता थी वो हमने लिखी नहीं, he failed to disclose a material fact known to him in his report or statement. Clause 6, a PCS shall be deemed to be guilty, a PCS shall be deemed to be guilty PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fail to report a material misstatement, if he fail to report a material misstatement known to him, known to him, and with which he is concerned, in a professional capacity,
देखो एक पीसीएस जो है छठवां क्लॉज ये कह रहा है वो भी गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही फेल टू रिपोर्ट, अगर हम रिपोर्ट में नहीं लिख पाए कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई गलत जानकारी जो हमें पता थी नॉन टू हिम, हमें पता थी कि इस रिपोर्ट में कुछ गलत लिखा हुआ है लेकिन उसके बारे में हमने क्या नहीं किया, रिपोर्ट नहीं तैयार की। इफ ही फेल टू रिपोर्ट ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अगर कोई गलत कथन हमें पता था विथ विच ही इज कंसर्न इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के तौर पे कोई गलत चीज जो हमें पता थी कंपनी की वो हमने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी। तो ये काफी कुछ सेम से आ रहे हैं। क्लॉज 1 आप लोगों ने पढ़ा था वो तो किस चीज का आया था सबसे पहले? हाँ क्लॉज 1 में तो आया था प्रोफेशनल एंगेजमेंट, जो उसमें बिना पूछे कोई सूचना हमने किसी क्लाइंट की दूसरे क्लाइंट को दे दी। दूसरे में आया था कोई रिपोर्ट जो उसके अंदर हमने नाम बिना ध्यान दिए हमने रिपोर्ट चेक वगैरह अपना नाम लिख दिया या साइन कर दिए। तीसरा आया था अगर कोई बात हमने लिखी है कोई रिपोर्ट के अंदर और वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है जिसका परिणाम क्या आएगा वो एक्यूरेसी हम गारंटी दे रहे हैं एक तरह से। चौथे में क्या आ गया कि अगर हम कोई सबस्टेंशियल इंटरेस्ट है जिस पर में हमारा उस कंपनी में उसके बारे में हमने कोई रिपोर्ट दे दी। पांचवा क्या है कोई स्टेटमेंट जो हमें पता था मटेरियल बात पता थी वो हमने लिखने भूल गए। छठवां आया कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमें पता था वो हम लिखना भूल गए। सातवां क्लॉज 7 if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if it does not exercise due diligence, if it does not exercise due diligence or is gross negligent or is gross negligent gross if he does not exercise due diligence or is gross negligent in the conduct of his professional duties, in the conduct of his professional duties, in the conduct of his professional duties। एक पीसीएस को ये कह रहा है दोषी मानेंगे इफ इट डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, अगर हम सावधानी से काम नहीं कर रहे, हमारा काम आधा अधूरा है, हमारी रिपोर्ट में गलतियां हैं, हमने काफी सारी चीजें सही नहीं की। इफ इट डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस मतलब हमारा काम में ध्यान नहीं है, और इज ग्रॉस नेग्लिजेंट या हम बहुत भयंकर लापरवाही कर रहे हैं। ग्रॉस नेग्लिजेंट आई मीन कोई चीज बिना ध्यान से बिना सोचे समझे हम कर रहे हैं। इन द कंडक्ट ऑफ इज प्रोफेशनल ड्यूटी, अपने प्रोफेशनल ड्यूटी जो है अपना पेशेवर काम जो कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं काफी ज्यादा नेग्लिजेंस लापरवाह कर रहे हैं। क्लॉज 8 क्लॉज 7 आ गया लापरवाही का। क्लॉज 8 if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he fail to obtain sufficient information, if he fail to obtain obtain sufficient information which is necessary, if he fail to obtain sufficient information which is necessary for expression, which is necessary for expression, which is necessary for expression of an opinion, which is necessary for expression of opinion in report। क्लॉज 8 आ गया। ये कह रहा है इफ ही फेल, अगर हम फेल हो जाए, क्या चीज में फेल हो जाए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अगर हम पर्याप्त सूचनाएं नहीं जुटा पाते, विच इज नेसेसरी जो जरूरी थी, क्या चीज के लिए जरूरी थी, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन,
कोई चीज की राय देने के लिए हमें जो सूचनाएं कंपनी से लेनी थी वही हमने नहीं ली, बिना लिए रिपोर्ट बनाती, तो वो गलत है। एक बार तो 2 क्लोज हो रहे, बोरिंग तो आ रहा है आज। क्लोज 9, क्लोज 9 लिखो पहली लाइन है, पीसीएस एल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fail to invite attention, if he fail to invite attention, if he fail to invite attention to any material departure, invite attention to any material departure, material departure, DEPARTURE, material departure from the material departure from the generally accepted, material departure from the generally accepted procedure, generally accepted procedure relating to the generally accepted procedure relating to the secretarial practice, relating to the secretarial practice। ये कह रहा है क्लॉज 9 कि पीसीएस जो वो गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही फेल टू इनवाइट अटेंशन, अगर हम ध्यान आकर्षित नहीं करवा पाए तो एनी मटेरियल डिपार्चर, कोई महत्वपूर्ण कमी पर, डिपार्चर का मतलब होता है विचलन, कमी, अगर हम कोई महत्वपूर्ण कमी के प्रति ध्यान नहीं आकर्षित करवा पाए फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर, कोई जो सामान्य तरीका होता है, कोई सामान्य प्रक्रिया होती है, कोई सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की, कोई काम को करने की, उससे अगर कंपनी ने कुछ अलग किया है, कंपनी ने कुछ अनोखा तरीका काम लिया है, कंपनी ने कुछ नियम तोड़े, तो उनकी तरफ हम ध्यान आकर्षित नहीं करवा पाए। इफ ही फेल टू इनवाइट अटेंशन, अगर हम लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए तो एनी मटेरियल डिपार्चर, कोई महत्वपूर्ण कमी की तरफ फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर, जो सामान्य प्रक्रिया होती है रिलेटिंग टू द सेक्रेटरियल। क्लॉज 10 ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्लॉज 10 PCS shall be deemed to be guilty if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he failed to keep money, if he failed to keep money of his client, if he failed to keep money of his client other than fees or remuneration, other than fees or remuneration in a separate bank account, in a separate bank account, सर सर ना क्लाइंट के आगे क्या है? if he failed to keep money of his client other than fees or remuneration, other than fees or remuneration in a separate bank account, or to use such money, or to use such money for purpose, or to use such money for purpose for which they are intended, purpose for which they are intended, INTENDED, intended within a reasonable time, intended within a reasonable time। देखो ये कह रहा है कि अगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इफ ही फेल टू कीप मनी, अगर हम पैसे को अलग नहीं रख पाए ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट का पैसा कोई मिला मुझे
वो मैं अलग नहीं रख पाया, सिवाय मेरी फीस या रेम्यूनरेशन को छोड़ के उसको मैं अलग नहीं रख पाया। किसमें अलग नहीं रख पाया? अलग से बैंक अकाउंट में। और टू यूज सच मनी, या उस पैसे को मैंने यूज नहीं किया या यूज करने में फेल हो गया फॉर द पर्पज, उस पर्पज के लिए यूज करने में फेल हो गया फॉर विच दे आर इंटेंडेड, जिसमें वो यूज करना था विद इन ए रीजनेबल टाइम। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो क्लाइंट मेरे पास आता है, कहता है कि सर ये एनुअल रिटर्न बनाना है, कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा देखो 10,000 रुपए मेरी फीस है, 10,000 आगे आरओसी की फीस लगेगी, 10,000 आगे आरओसी की लगेगी। आप मुझे 20,000 रुपए देके चलेंगे कि सर आप आरओसी का भी काम आप कर देना और आपकी फीस भी 10,000 इसमें। अब मेरी फीस जो आपने मुझे दी है वो तो मैं मेरे हिसाब से यूज करूं, मेरा खुद का इनकम हो गया वो तो, लेकिन जो 10,000 आरओसी के लिए दिए वो तो आरओसी की फाइलिंग में काम में ले ना। ऐसे नहीं कि मैं वो 10,000 भी उड़ा के आ गया, फिर मैं कहता हूँ पैसे तो वो तो खत्म हो गए, वापस दो 10,000। आप क्या कहोगे? सर मेरे पैसे आपने आरओसी के लिए लिए थे, मतलब मेरे ट्रस्टी के तौर पे आपको कायदा बनता है कि उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, आप उन पैसे के लिए तो एजेंट हो मेरे, आप उनको कैसे खर्च कर सकते हो? आप बोलोगे कि नहीं कि सर 10,000 रुपए आपकी फीस थी वो एक अलग बात है, बाकी 10,000 क्यों खर्च कर दिया आपने? और अगर ऐसा मैं करता हूँ, क्लाइंट की फीस में खा जाता हूँ या मैं खर्च कर देता हूँ या अलग से हिसाब उसका नहीं रखता, तो मैं इस क्लॉज 10 का दोषी हूँ। क्या कराइए? इफ यू फेल टू कीप मनी ऑफ इच क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन और इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, अगर आपकी फीस या रेम्यूनरेशन मेरा छोड़ के बाकी और जो पैसा मिला आपसे वो अलग अकाउंट में अगर नहीं रख पाता हूँ, और टू यूज सच मनी, या उस पर्पज के लिए अगर मैं काम में लेने में फेल हो जाता हूँ जिसके लिए वो इंटेंशन आपने जताया था। कई बार ऐसा भी होता है, फ्रॉड होते हैं, तब पकड़ा जाता है कि आपने कोई चीज का मुझे पैसा दिया था, ये तो 10,000 की बात है, लाखों करोड़ों में भी कई चीजों की फीस जमा होती है, आपने कहा सर आप जमा करा देना, और वो फीस वगैरह मैंने जमा कराई नहीं, आप पे कल को पेनल्टी लग गई उस चीज की क्योंकि आगे फीस मैंने जमा कराई, मैंने उसका हिसाब रखा नहीं, मैंने खुद ने खर्च कर दिया, मतलब आगे आपका पैसा आपके काम में नहीं आया, तो उसके लिए मैं भी तो दोषी हूँ, गलती मेरी है, आपकी गलती नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा कौन से पार्ट का? सेकंड, फर्स्ट पार्ट जो शेड्यूल सेकंड है उसका। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, 10 पॉइंट आप लोगों को बताएं, कल पार्ट 2 आएगा इसके अंदर शेड्यूल